नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा पाँच हिंदी का पाठ 18 चुनौती हिमालय की इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, ये हमारे हिंदी बुक का लास्ट पार्ट है चुनौती हिमालय की। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ क्या है? प्रश्न पहला, लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो हमको क्या करना है कि ये भारत का जो नक्शा दिया है इसमें हमको ढूंढना है कि लद्दाख कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, भारत का आपको नक्शा लेना और उसमें ढूंढना। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहाँ किन किन जरियों से पहुँचा जा सकता है। तो आप जहाँ रहते हो वहाँ से आपको देखना है। तो आप एक गूगल पे देख सकते हैं। जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ से लद्दाख पहुँचने में 2-3 दिन लग सकते हैं। वहाँ रेल, बस तथा वायुयान द्वारा जा सकता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा, किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राख की रस्सी पढ़ी थी। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नक्शे में तिब्बत को ढूंढना है। ठीक है। तो तिब्बत को भी हमको इस नक्शे में ढूंढना है। ठीक है। चलिए अब दूसरा है वाद विवाद। प्रश्न पहला, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगाने की क्या वजह हो सकती थी। तो ये पाठ से हमको करना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगाने की वजह वहाँ दूर दूर तक किसी का ना होना हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं रहता, ना पेड़ पौधे ना कुछ रहते हैं। वहाँ पे तो सिर्फ पहाड़ और चट्टाने और बर्फ ही बर्फ दिखती है, इसलिए वहाँ पर फीका लगता है। दूसरा प्रश्न है, बताओ ये जगह कब उदास और फीकी लगती है और यहाँ कब रौनक होती है। और घर, बाजार, स्कूल, खेत। ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जैसे जब घर के सभी सदस्य बाहर चले जाते हैं तो घर उदास और फीका लगता है। तो हमको घर के बारे में लिखना है। ठीक है। जैसे कोई घर से चला जाता है तो कितना बुरा लगता है, और लेकिन जब घर के सभी सदस्य घर में रहते हैं तब घर में रौनक रहती है। सही बात है। मेहमान आ जाते हैं जब भी हमको बहुत अच्छा लगता है। और जैसे जब बाजार बंद होते हैं, जैसे सैटरडे संडे बाजार अधिकांश बंद होते हैं, तो उस दिन बाजार में रौनक नहीं होती तो बड़ा बुरा लगता है हमें यदि चले जाते हैं तो उदास और फीका। लेकिन जब बाजार में लोग खरीदारी करने आते हैं तो वहाँ रौनक होती है। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो स्कूल उदास और फीका लगता है, लेकिन जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ रौनक होती है। ठीक है। जब खेत में फसल नहीं लहराती तो खेत उदास और फीके लगते हैं, लेकिन जब यहाँ फसल लहराती है तब वहाँ रौनक होती है। क्योंकि खेत में आपने देखना फसल कट जाती है जब कितना बुरा लगता है। ठीक है। और जब फसल लगी रहती तो बड़ा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा और हरा हरा, है ना। प्रश्न दूसरा, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं हो तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। जैसे क्लास में पाठ पर चर्चा होती है ना चुनौती हिमालय की, तो उसमें यदि किसी ने आपसे पूछा कि जवाहरलाल को उसमें चुनौती स्वीकार करना था कि नहीं, चढ़ना था कि नहीं हिमालय पर्वत पर, तो अपने अपने उत्तर आपको देना है। जैसे कि जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए थी क्योंकि उसके पास इस खतरनाक रास्तों पर चलने के लिए पर्याप्त सामान नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं ना, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, पर उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसमें जोश भरपूर था जिसकी जरूरत दुर्गम यात्रा में पड़ती है। अब प्रश्न तीसरा हम देखेंगे, तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। ठीक है। इसके लिए पहाड़ों से जुड़े विभिन्न तस्वीर इकट्ठा करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। अब इन्हें एक बड़े से कागज़ पर पहाड़ के आकार में चिपकाओ। यदि चाहो तो ये कोलाज तुम अपनी कक्षा की दीवार पर भी बना सकते हो। बच्चों, ये अच्छी एक्टिविटी है, इसको आप ज़रूर करें, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और कई पहाड़ और चट्टान जो आप इसमें चिपकाओगे तो आपको याद भी रहेगा। तो कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक कागज़ पर चिपका कर बनाई जाती है। ठीक है। उसको कोलाज बोलते हैं। जैसे एक बड़ा पोस्टर लेना है, आपको पहाड़ काट के छोटी सी तस्वीर पहाड़ की उसको चिपकाना है, चोटी की तस्वीर, ठीक है, चट्टानों की तस्वीर, और उसके नीचे उसका नेम्स लिख देना कि ये क्या, कौन से पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सा पहाड़ है, कौन सा पर्वत है, ये कौन सी चट्टानें हैं। ठीक है। तो उससे आपका माइंड भी विकसित होता है बच्चों, और बहुत अच्छा रहता है आपके लिए एक्टिविटी, बहुत सही है, आप ज़रूर करना। ठीक है।
प्रश्न दूसरा, अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाओ। कोलाज में ऐसे शब्द हों जो इन चित्रों का वर्णन कर पा रहे हों या मन में उठने वाली भावनाओं को बता रहे हो। अब इन दोनों कोलाजों को कक्षा में प्रदर्शित करना है, कक्षा में बताना है आपको। चित्र में कुछ लोग रस्सी आदि के सहारे पहाड़ों पर चढ़ रहा है। देखना आपने चुनौती हिमालय की में रस्सी वो कैसे चढ़ रहे थे, ठीक है। कुछ पहाड़ बिल्कुल पथरीले दिखाई दे रहे हैं तो कुछ बर्फ से ढके हुए हैं। कई पहाड़ों पर तरह तरह के पेड़ भी उगे हैं। कुछ पहाड़ बहुत ही ऊंचे हैं जिन पर चढ़ना अत्यंत मुश्किल है। ये पहाड़ बहुत दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हारी समझ से इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही है तो उसके बारे में लिखो। जैसे बच्चों आप कहीं गए हों, जैसे आप घूमने वैष्णो देवी गए हों या श्रीनगर गए हों या शिमला गए हों, मनाली गए हों, देहरादून गए हों, तो आपको जो भी माइंड में आ रहा है आपको उसका लिखना है, ठीक है। तो आपको अपनी समझ से लिखना है। इसमें ऐसा आंसर दिया है, इससे आपको क्लू मिल जाता है। एक बार मैं अपने गांव गया था जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच कल्पा में है। मैं गांव जाने के लिए सुबह रेलगाड़ी में बैठ गया। आधा सफ़र तो सही कट गया, लेकिन जैसे गाड़ी शिमला पहुंची उसके आगे रास्ते बहुत ही खतरनाक हो गए। सड़कों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगे। रात के समय में यह पहाड़ और भी भयानक लग रहे थे। हमारी बस भी घुमावदार रास्तों पर धीरे धीरे चल रही थी। दूसरे दिन शाम के समय हम अपने गांव पहुंचे तब सूरज छिप रहा था। बर्फ से ढके पहाड़ सूरज के प्रकाश में सोने की तरह प्रतीत हो रहे थे। ये इसने अपने भाव बताया कि उसके साथ ऐसा हुआ था और आपके साथ जो हुआ है आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न दूसरा, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? पढ़ा था ना आपने। तो जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का मार्ग और अधिक खतरनाक था। खाई खाई थी ना, साथ ही उनके पास इन रास्तों पर जाने संबंधित सामान भी नहीं था। अब एक खाई में तो वो गिर गए थे, गिरते गिरते गिर गए थे और उनको निकाला जैसे तैसे, पर आगे और भी बड़ी बड़ी खाइयाँ थी और उनको रास्ते का कोई अनुभव नहीं था कि आगे कितनी खाइयाँ हैं, कैसा है, इसलिए उनको लौटना पड़ा क्योंकि आगे चलना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था, ठीक है। जवाहरलाल किशन और कुली सभी रस्से से क्यों बंधे थे? तो जवाहरलाल किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे क्योंकि अगर वह कहीं पहाड़ पर से गिर जाए तो रस्सी का सहारा लटक जाएंगे। जैसे कि जवाहर गिर गया था ना तो वो लटक गया था, इन तीनों ने उसको बचा लिया था। पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण को क्यों करना चाहते हैं? तो कुछ लोग पर्वतारोहण मनोरंजन और शौक के लिए करना चाहते हैं। साथ ही आज पर्वतारोहण कुछ लोगों की जीविका का भी साधन बन चुका है। ऐसे कौन कौन से चुनौती भरे काम हैं जो तुम करना पसंद करोगे? तो हम निम्नलिखित चुनौती भरे काम करना पसंद करेंगे। जैसे विद्यालय में पढ़ाई में प्रथम आना, ये भी एक चुनौती रहती है कि कौन फर्स्ट आएगा, ठीक है। विभिन्न खेलों में पुरस्कार जीतना, तैराकी सीखना, कुछ अन्य भाषाओं को ज्ञान सिखाना, मुसीबत में लोगों की मदद करना, ठीक है। और आपको जो भी चुनौती पसंद हो आप उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि किसी को स्केटिंग करना, उसमें फर्स्ट आना, किसी को जूडो कराटे में फर्स्ट आना, ठीक है। कई एक्टिविटी रहती है बच्चों, ठीक है। बोलते पहाड़, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुँह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव है। यहाँ निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे और भी वाक्य हैं जैसे बिजली चली गई तो चांद ने शर्मा कर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों में ऐसा वाक्य आपको ढूंढना है। तो जैसे उन्होंने साड़ी की सिकनी दुरुस्त की, पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई, फसल तैयार खड़ी थी, हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छिलने बैठ जाते हैं, ठीक है। जैसे निर्जीव चीज़ों के बारे में बताना हमको कि वो उनको भी उदास और आराम करने का मौका चाहिए। जैसे पतंग सुस्ताने का मौका दे, हम पतंग उड़ाते उड़ाते थक गए तब उसको हम रेस्ट करने के लिए हमने उसको रख दिया और मटर छीलने लगे। एक वर्णन ऐसा भी पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा। नीचे एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन किया गया है जो प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की किताब चीड़ों पर चांदनी से लिया गया है, ठीक है। जो चुनौती हिमालय की बच्चा उसी के नीचे भी एक और कहानी है, ठीक है। इसे पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछली बार जब हम बेखबर सो रहे थे बर्फ चुपचाप गिर रही थी। खिड़की के सामने पुराना चिरपरिचित देवदार का वृक्ष था जिसकी नंगी शाखों पर रुई के मोटे मोटे गालों से बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वहाँ सांता क्लॉस हो। एक रात में ही जिसके बाल सन से सफ़ेद हो गए हैं, कुछ देर बाद धूप निकल आती है।
नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। अब इसमें प्रश्न बनते हैं बच्चों कि ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन और पाठ में दिए गए वर्णन में क्या अंतर है। तो हम बताएंगे आपको क्या अंतर है कि ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन में पेड़ों का भी जिक्र है, लेकिन पाठ में उजाड़ चट्टानों का वर्णन भी है। कई बार निर्जीव चीज़ों के लिए मनुष्य से जुड़ी क्रिया, विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए 2 उदाहरण, उदास, फीके, बर्फ से ढकी चट्टानी पहाड़ या सामने से एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। ऊपर लिखे शिमला के वर्णन में ऐसे उदाहरण आपको ढूंढना है। तो जैसे बर्फ चुपचाप गिर रही थी, जिसकी नंगी शाखों से रुई के मोटे मोटे गालों से चिपक गई थी। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों से बाहर निकाल लेती थी। तो इस तरह ये हमारे प्रश्न उत्तर है। आप इनको आराम से देखकर लिख सकते हैं और थोड़ा सोच समझ के भी आपको करना है, तो उससे आप बहुत आसानी से इनको समझ जाएंगे और कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों। ठीक है, अब आप आराम से इनको लिख लेना। धन्यवाद।